नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। तो खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी के 23 साल के राजनीतिक सफर की, कोलकाता रेप केस में वे बड़े खुलासे की और बिहार में नीतीश कुमार के संन्यास की। इसके अलावा देश दुनिया में क्या हुआ खास वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सभी मतभेद भुलाकर मालदीव को दिए विकास के कई तोहफे। भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसी के साथ मालदीव में रुपए कार्ड के इस्तेमाल की भी शुरुआत हुई। भारतीय मादक पेय उत्पादों की बिक्री में वित्त वर्ष 2025 में 8 से 10% वृद्धि होने की उम्मीद। घरेलू मादक पेय उद्योग से वित्त वर्ष 2025 में 8-10% राजस्व मिलने की संभावना है। ऐसा प्रीमियम उत्पादों के लिए ग्राहकों की बढ़ती पसंद और बियर की स्थिर मांग की वजह से होने की उम्मीद है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सोमवार को 2 कंपनियों पर जांच 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि विंटर एक्शन प्लान के तहत 21 पॉइंट बनाए गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल का ऐलान। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी ड्रुकविन को चुना गया। साल 2024 के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान सोमवार को हो गया। इसके तहत आज फिजियोलॉजी और मेडिसिन क्षेत्र के लिए सम्मान के विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया गया है। शेयर बाजार में बिकवाली 6 दिनों में 5000 अंक गिरा। सेंसेक्स निफ्टी 24,800 के नीचे। पश्चिम एशिया में हर दिन बढ़ रहे तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार छठे दिन भी जारी रहा। सोमवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त हासिल के बावजूद बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स तकरीबन 638 अंकों की गिरावट के साथ 81,050 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 218 अंक फिसलकर 24,795 पर पहुंच गया। हेडलाइंस के बाद वक्त है वायरल वीडियो का। उत्तराखंड के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी सविन बंसल एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वे अपना चेहरा छिपाकर आम नागरिक की तरह अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें कोई पहचान ना पाए, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इतना ही नहीं, वे प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल पहुंचे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले देखिए ये वीडियो। दरअसल उत्तराखंड के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी सविन बंसल इस समय खासी चर्चा में हैं। लोगों के लिए बेहतर प्रशासनिक माहौल बनाने का कार्य करने के लिए जाने जाने वाले सविन बंसल देहरादून के डीएम का कार्यभार संभालने के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले दिनों उनके कार्यों पर सोशल मीडिया में खूब बहस हुई। एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वे ऋषिकेश के अस्पताल की लाइन में लगकर पर्ची कटाते दिखे। अस्पताल में वे प्राइवेट वाहन में पहुंचे हुए थे। औचक निरीक्षण के अस्पताल में चीफ सुपरिंटेंडेंट मौजूद थे। डीएम ने व्यवस्था का जायजा लेने के बाद उनका वेतन रोक दिया। अस्पताल में जमीन पर लेटे मरीज और सफाई व्यवस्था को लेकर विवादित बयान दर्ज कराया है। वहीं डीएम ने उपस्थिति रजिस्टर कब्जे में लिया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। देखा जाए तो अगर ऐसे ही अधिकारी इस देश में काम करने लगे तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट की ओर। आज का दिन पीएम मोदी के जीवन में खास दिन है। बता दें कि आज का दिन पीएम मोदी के जीवन में काफी अहम है। आज के दिन 7 अक्टूबर को साल 2001 में पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद वो लगातार सीएम और फिर देश के पीएम पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आज शीर्ष पद पर बने हुए उनको 23 साल हो गए। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में किसी राजनेता के लिए ये सम्मान हासिल करना पार्टीगत कामयाबी तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के निजी सामर्थ्य को भी इसका श्रेय देना होगा। राजनीति में जो भी आता है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के सपने जरूर देखता है। देश के राजनीतिक इतिहास में राज्यों और केंद्र में शीर्ष पद पर संयोगवश पहुंचे कई राजनेताओं के नाम आपको याद होंगे, लेकिन वे लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर बने नहीं रह सके। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का 23 साल का सफर किसी संयोग की वजह से नहीं पूरा हुआ है, बल्कि मेहनत से पूरा हुआ है।
विपक्षी पार्टियां कितने भी वार कर ली, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत के दबदबे की कायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के शब्द बोले, तो ये सिर्फ एक दृष्टि नहीं थी, ये हर भारतीय को समावेशी विकास के माध्यम से उठाने का एक वादा भी था। समय के साथ ये वादा अद्भुत तरीकों से साकार हुआ। 36 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन मिलने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। यही नहीं, और भी बहुत कुछ है। हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि पीएम मोदी से कोई गलती नहीं हुई है या उनमें कोई कमी नहीं रही, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिखाए जो देश में पहले कभी नहीं हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सफलता के शिखर तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस शिखर पर ठहरे रहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कामयाबी की बात करें तो ये तथ्य हैरत में डालता है कि 7 अक्टूबर 2024 को उन्होंने सत्ता के शिखर पर रहते हुए 23 साल पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये तय है कि वर्ष 2029 तक पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस तरह उनका कम से कम 28 साल तक लगातार सत्ता के शिखर पर बने रहने का रिकॉर्ड शायद ही कोई राजनेता तोड़ पाए। फिलहाल रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। कोलकाता के सियालदह कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने यह खुलासा किया है, डॉक्टर बहन के साथ गैंग रेप नहीं किया गया था, उसके साथ सिर्फ संजय रॉय ने ही रेप किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में 200 लोगों के बयानों को शामिल किया गया है। ये चार्जशीट 200 से ज्यादा पेज की है। इस मामले में पहली चार्जशीट है। माना जा रहा है कि सीबीआई आगे की जांच के बाद एक और चार्जशीट इस केस में दाखिल कर सकती है। इस मामले में सीबीआई ने सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने अपनी चार्जशीट में पेश किया है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई की चार्जशीट के बाद जल्द ही डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सकता है। चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है, आप भी सुनिए। 9 अगस्त की आधी रात 1 बजे संजय रॉय एक मरीज की मदद के लिए अस्पताल लौटा, जिसकी सर्जरी अगले दिन होनी थी। फिर रात में ही उसने अस्पताल के पीछे बिल्डिंग में मरीज के एक रिश्तेदार के साथ शराब पी। सुबह 3 बजे संजय अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन 3rd फ्लोर पर लौटता है। कुछ ही समय के बाद वो सेमिनार हॉल में घुसता है जहां डॉक्टर आराम कर रही थी। उसने रेप के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी। करीब 40 से 45 मिनट बाद संजय सेमिनार हॉल में हड़बड़ाते हुए निकला था। संजय रॉय हॉस्पिटल के लिए सिविक वेलफेयर वॉलंटियर का काम करता था। हॉस्पिटल के मेन गेट की सीसीटीवी और डेड बॉडी के पास पड़े आरोपी संजय रॉय के ब्लूटूथ डिवाइस से इस पूरे कांड में संजय रॉय की भूमिका की पुष्टि हुई। बताया गया कि 8 अगस्त की सुबह कोलकाता आने पर संजय सीधा आरजीकर अस्पताल पहुंचा। वहां वो ब्रोकर के तौर पर काम करता था। मरीजों की भर्ती में मदद करवाने में मदद करने की वजह से उसे आरजीकर हॉस्पिटल में बेरोक टोक आने जाने की इजाजत थी। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। नीतीश कुमार 2 दशकों से बिहार के सीएम बने हुए हैं। गठबंधन की सरकार चलाने का सर्वाधिक अनुभव उनके पास है, तभी वे भाजपा के साथ रहे जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सहयोगी बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उससे पहले केंद्र में मंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही। बिहार में नीतीश के शासन को लोग सुशासन भी बताते रहे हैं। बिजली, पानी और सड़क जैसे ढांचागत सुविधाओं के विकास कार्यों की वजह से उन्हें कुछ लोग विकास पुरुष भी मानते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। ऐसा मानने वालों में जदयू नेता तो हैं ही, कभी आरजेडी के नेता भी ऐसे ही कहते थे। अब तो जेडीयू के लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी करने लगे हैं। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर रिटायरमेंट के बाद या मरणोपरांत ही भारत रत्न से अब तक लोगों को नवाजा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार रिटायरमेंट की तैयारी में जुट गए हैं। वर्ष 1951 में जन्मे नीतीश कुमार 73 साल पूरे कर चुके हैं। वे अपने सोशल इंजीनियरिंग की वजह से राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता जदयू की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को 5 अक्टूबर को पटना में हुई।
इस बैठक से पहले पार्टी कार्यालय के सामने और पटना के अन्य हिस्सों में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए। जदयू के नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इसका स्वागत किया। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी नीतीश को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी भी इन दिनों मोटे तौर पर भाजपा ही संचालित कर रही है। एक समय था जब बिहार भाजपा को भी नीतीश कुमार चलाते थे, लेकिन आज अपनी सेहत की वजह से वे पूरी तरह से पार्टी की कमान में नहीं है। तभी ऐसे लोग उनकी पार्टी चला रहे हैं जो या तो वैचारिक रूप से भाजपा के नजदीक हैं या केंद्रीय एजेंसियों की वजह से भाजपा का समर्थन करने और भाजपा के हिसाब से काम करने की जिनकी मजबूरी है। देखा जाए तो तभी कहा जा रहा है कि भले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने के पोस्टर और होर्डिंग्स जनता दलियों की ओर से पूरे पटना में लगाए गए हैं, लेकिन उसके पीछे आइडिया भाजपा का ही है। कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से उन लोगों को आइडिया दिया गया जो इस समय जनता दलियों के कार्यकर्ता धरता है। उन्होंने फिर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इस तरह की मांग की जाए। उसके बाद नीतीश अपनी पार्टी की कार्य समिति की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव में एनडीए 2010 से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स। इसके अलावा आज देश दुनिया में क्या कुछ हुआ खास, वो भी आपको बता देते हैं। आज मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। साथ ही लखनऊ में विधानसभा के बाहर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक्टर गोविंदा से मुलाकात की और हाल जाना। और आज सनत जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त कर दिए गए। साथ ही साथ आज लेबनान से इजराइल की तरफ 35 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। वहीं आज रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में वीरभूम की कोयला खदान में विस्फोट हुआ, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत। जाते जाते एक बात जरूर करेंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद सरकार बनाने के लिए लड्डू फूटने लगे हैं। कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत में 1-2 सीटों की कमी का अनुमान जाहिर होते ही महबूबा मुफ्ती को अपने किंग मेकर भूमिका याद आ गई। उन्होंने इस गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। नेका सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा जी हमें समर्थन देना चाहती है, ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी अलग अलग दल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में यहाँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया। कुल 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। हालांकि अभी चुनाव के वास्तविक नतीजे आने बाकी हैं। सही में किस दल या गठबंधन को कितनी सीटें मिलनी हैं और किसकी सरकार बननी है, ये कल तय होगा। वैसे भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल का हर कोई हश्र देख चुका है, इसलिए केवल एग्जिट पोल को अंतिम सत्य मानना भी ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।